जानते हैं कैसा हो हमारा निवेश। निवेश सजीव फोन इन कार्यक्रम हर शनिवार शाम 4:30 से 5 बजे तक सिर्फ DDMP पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो बजट पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट रखा 2022-23 का, और इसे अमृत काल का ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। हमने शुरुआत में भी आपको कहा कि इसे अमृत काल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगले 25 साल यानी कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं, और जब 100 साल आजादी के हो चुके होंगे तो भारत को किस मुकाम पर होना है, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए यह बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बजट भाषण के दौरान भी वित्त मंत्री ने यह बात कही है, और तमाम हर वर्ग को छूने की कोशिश इस बजट के जरिए की गई है। आधे घंटे से लगातार 2 बजे से लगातार हम आपसे बजट पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम अलग अलग सेक्टर्स को हमने छुआ है, और अब अगले आधे घंटे हम कुछ और सेक्टर्स जो बचे हुए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सरकार की नीति और नीयत की भी चर्चा करेंगे इस पूरे बजट कार्यक्रम के दौरान। हमारे साथ 2 नए मेहमान इस कार्यक्रम में और जुड़ गए हैं। आइए आपका उनसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप प्रोफेसर हैं एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मिहिर मर्चेंट जी जुड़ गए हैं। आप उपाध्यक्ष CII भोपाल के। मिहिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, हम लगातार बजट पर चर्चा कर रहे हैं और आप हमारे साथ अब जुड़े हैं। सर, अलग अलग सेक्टर्स को हम छू रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं चाहूँगा कि आपका एनालिसिस क्या कहता है इस बजट को लेकर, और उसके साथ साथ मैं थोड़े ग्रामीण भारत की तरफ भी आपको लेके चलूँगा। सर, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हुए सरकार दिख रही है, क्योंकि 80 लाख घरों को प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात सरकार ने इस बजट में की है। ग्रामीण क्षेत्र का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की बात सरकार कर रही है। सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही मेरे हिसाब से ये बजट जो है संतोषजनक बजट है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से जो महामारी काल गुजर रहा है, अभी हम संक्रमण काल में भी नहीं है, महामारी काल में ही है। तो ऐसे काल में पिछले 3 वर्षों से जो बजट के जो परिकल्पना हम पहले किया करते थे उनसे इतर बजट पिछले 3 खास करके 2 बजट सत्र से हम देख रहे हैं वित्त मंत्री इस तरह की बजट प्रस्तुत कर रही है जो सामान्य जो अनुमान रहता है उससे इतर रहता है। इस बार भी उससे इतर रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ा कर के रखा गया है। हम बार बार कहते हैं कि किस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये थ्योरी ऑफ बिग पुश जो एक बड़े धक्के का सिद्धांत कहते हैं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे देश में भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया जाए तो बाकी जो क्षेत्र हैं उसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। धीरे धीरे वो क्षेत्र अपने आप ही विकसित और विकास की ओर अग्रसर करेंगे। तो उस लिहाज से मैं यह समझता हूं कि इस कोरोना काल में यह बजट जो है एक संतुलित और व्यवहारमूलक बजट है। सर, ग्रामीण भारत की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो 80 लाख घर नए बनाने की बात सरकार ने इस पूरे वित्तीय वर्ष में की है। कैसे इसको समझें? देखिए, 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा और मकान तीनों की आवश्यकताओं की जो भरपाई है इस बजट के माध्यम से की गई है। रोटी और कपड़ा के लिए आपने जो देखा कि किस तरह से कृषि क्षेत्र में नए जो प्रयोग किए जा रहे हैं, खासकर तकनीकी के तौर पर, जिससे कि इफ़िशियंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और किसानों की आय बढ़े। तो रोटी और कपड़ा MSME सेक्टर में जो प्रोत्साहन PLI के थ्रू दिया जा रहा है, PIL के थ्रू जो दिया जा रहा है, तो वो MSME सेक्टर बढ़ा रहा है। लेकिन मकान जो है उस आप देखिए न सिर्फ गाँव के लिए बल्कि अर्बन सेक्टर में भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और गांव में आप जिस प्रकार की स्थिति आज की तारीख में देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से यह जमीनी स्तर पर गांव की समस्या रही कि गांव के लोगों को रहने के लिए छत नहीं है। पिछले हम कई वर्षों से, खास करके पिछले 10 वर्षों से अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें
तो गांव में जो बेघर लोग हैं उनको घर दी जा रही, छत दी जा रही है, और इस बजट में इसी तरफ और आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। मिहिर जी, आप औद्योगिक क्षेत्र से आते हैं सर, हाँ जी। और सीआईआई में उपाध्यक्ष हैं भोपाल जोन के सर। उद्योग जगत की अगर बात की जाए तो सरकार ये लगातार कह रही है कि हमें अब वो माहौल बनाना है कि जिससे देश में स्टार्टअप्स को और प्रोत्साहित किया जाए, उद्योग धंधों को और बढ़ाया जाए, और ये देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए खासकर एमएसएमई सेक्टर अगर बात की जाए तो एक रीढ़ का काम करता है। $5 ट्रिलियन तक अगर देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है तो औद्योगिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा देश को वहां तक ले जाने के लिए। सर, ये इस बजट को समझें या मोदी सरकार के इससे पहले के बजट्स को समझें, कैसे समझे इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैसे समझता है इसको, क्योंकि एक पूरा जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल में भी हमने देखा है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान भी पिछले बजट का जो एक सबसे बड़ा की पॉइंट था इस सरकार के बजट का, उसमें था आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, जो पैंडेमिक के दौरान कैसे उनको संबल प्रदान किया जाए, कैसे छोटे उद्योगपति जो हैं उनको एक राहत दी जाए। कैसे इस बजट को समझा जाए? नहीं, इस बार जो बजट आया है उसमें आपने जो फर्स्ट पॉइंट कहा कि जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी काम जो गवर्नमेंट कर रही है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ कर रही है। तो इस बार भी उन्होंने काफ़ी सारे वित्त मंत्री जी ने एक अपने स्टेटमेंट के टाइम पे बताया था कि वो काफ़ी सारे कंप्लायंसेस फर्दर रिड्यूस करना चाह रहे हैं। जो 25,000 कंप्लायंसेस थे वो उनको ऑलरेडी काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ई गवर्नेंस को काफ़ी प्रमोट करा जा रहा है। इस बार उन्होंने काफ़ी सारे दूसरे इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड वगैरह पे भी मेंशन करा था कि जो कि फर्दर रिड्यूस करा जाएगा, जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। और जब जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप जैसे कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ, तो एक जो मेजर पॉइंट मुझे लगा कि गवर्नमेंट इन्होंने जो बहुत ही कैटेगोरिकली मेंशन करा बजट में कि 68% एलोकेशन जो बजट डिफेंस बजट जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है वो इंडियन इंडस्ट्री पे ही स्पेंड किया जाएगा। जो इससे कि क्या है कि इंडियन इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, इस डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। जो स्मॉलर कंपनीज़ हैं, मीडियम स्मॉल स्केल कंपनीज़ हैं, वो नए प्रोडक्ट्स, नए इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगी टुवर्ड्स डिफेंस। उसमें दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जो डिफेंस R&D में भी इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट इंडस्ट्री एज वेल एज स्टार्टअप्स का काफ़ी हाई एक्सटेंट तक रहेगा। वो भी एक मेजर बूस्ट है, क्योंकि डिफेंस आप जानते ही हैं अपन कि जिस हिसाब से डिफेंस में इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो काफ़ी हाई लेवल पे आ रहा है। तो ये एक मेजर बूस्ट रहेगा फॉर द इंडस्ट्री इन जनरल। दूसरा जो बाकी भी कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने जो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कहा था, जैसे कि जो PM गति शक्ति योजना के बारे में, उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने इयरमार्क किया है, स्पेसिफिकली 25,000 किलोमीटर्स, 25,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज़ एक साल में बनाएंगे। फिर जो रेलवेज़ के बारे में जो काफ़ी सारे नए अनाउंसमेंट्स करे कि रेलवे जो ट्रेडिशनली पब्लिक या आप समझिए पैसेंजर पे डिवोटेड था, उसमें रेलवे को कार्गो की तरह काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाएगा। जहाँ और स्पेसिफिकली अगेन स्मॉल फार्मर्स के लिए, जहाँ पे छोटे छोटे गांव से, विलेजेस से जो उनके प्रोड्यूस हैं, पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स हैं, उसको हब तक ले जाने में रेलवे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इससे क्या है कि उनके ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर है कि फास्टर मूवमेंट और चीपर मूवमेंट। हाँ, बहुत ही एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात करी गई अबाउट मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की, जैसे रेल टू बस टू एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है कि जिससे कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स वो इनडायरेक्टली इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, इस पर एक फोकस रहा है। मनीष जी, नल जल हर घर नल की अगर बात की जाए तो सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है सर कि घर तक नल पहुंचाना। ग्रामीण क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि या तो लोग सार्वजनिक नलों के पास आकर महिलाएं पानी भरती थीं और सर पर बर्तन लेकर पानी घरों तक लेकर जाया करती थीं, या हैंडपम्प्स के पास हम लाइन्स देखते थे।
हर घर नल योजना को लेकर सरकार पिछले कुछ समय से बहुत काम कर रही है और 3 करोड़ 8 लाख परिवारों की अगर बात की जाए तो उनको इस बार और ऐड करने की बात की जा रही है। कैसे इस महत्वाकांक्षी योजना को समझें और जो फोकस है हर घर नल का, पहले इसको मैं इसलिए बात कर रहा हूं सर, इसको महिला शक्ति से जोड़ के बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहले हमने देखा जनधन योजना सरकार लेकर आई अपने पहले टेन्योर में, जिसमें हर व्यक्ति का खाता खुलवाया। सबसे पहले फोकस था महिलाओं का खाता खुलवाना जो घर में अपना पैसा नहीं बचा पाती थी। उसके बाद उज्ज्वला योजना सरकार लेकर आई। उस उज्ज्वला योजना को पिछले बजट से अगर देखें तो 1 लाख परिवारों को और जोड़ने की बात सरकार, 1 करोड़ परिवारों को और जोड़ने की बात सरकार ने कही थी। इस बार हर घर नल की बात सरकार कर रही है। महिलाओं के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो ये स्कीम, ये योजना कितनी बड़ी कारगर सिद्ध हो सकती है? ये देखिए मल्टी फेसेटेड इशू है। जल जो है वो मल्टी फेसेटेड इशू है। सिर्फ पेयजल पानी हर नल के द्वारा हर घर में पहुंचे, इसके कई सारे मायने हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बजट में भी जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत काफ़ी सारे फंड एलोकेट किए गए थे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी 70% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लगभग 33%, 31% 2011 के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन था, तो लिहाजा 70% आबादी गांव में रहती है। और हम अगर ये मान के चले 50% महिलाएं हैं अगर 70% आबादी की, तो गाँव की 50% महिलाओं को अगर आप टाइम मैनेजमेंट देखेंगे तो कई सारे ऐसे गांव हैं जहां महिलाओं को 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और वो शुद्ध भी नहीं होता है। तो शुद्ध ना होने के कारण कई सारी बीमारियों का भी, तो एक तरह से वो हमारे लिए अगर कॉस्ट के लिहाज से देखें तो उनका टाइम मैनेजमेंट, उनका समय, उनका स्वास्थ्य और पानी जनित बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण जिस तरह का हमारा रिसोर्सेस बर्बाद होता था, तो वो अल्टीमेटली दूरगामी सोच है। ये एक दूरगामी पहल से हम पानी ही नहीं दे रहे, पानी के साथ साथ कई सारी और जो समस्याएं हैं इनसे जुड़ी हुई, उनसे भी हम निजात गांव को दिला पा रहे। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक प्लान या पॉलिसी हम कह सकते हैं। इस स्कीम के तहत गांव की औरतों का न सिर्फ समय बचेगा बल्कि स्वास्थ्य बचेगा और वो जो है और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा। मिहिर जी, मैं हेल्थ सेक्टर की बात अगर आपसे करूं, क्योंकि इसलिए कर रहा हूं सर कि जब हमने पैंडेमिक के दौर में जिन कमियों को महसूस देश ने किया था, वहां इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे आया था और हेल्थ सेक्टर में जाकर उसने देश को इतना बड़ी मदद की थी जिससे हम आज इस पैंडेमिक से कई मामलों में बाहर निकल कर आए हैं। चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात की जाए, चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए, या तमाम अलग अलग इक्विपमेंट्स की बात की जाए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की बात की जाए जिसमें इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। सरकार ने इस बार हेल्थ के बजट की अगर बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू करने की बात कही गई है। साथ साथ गुणवत्ताप्रद परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की बात सरकार ने कही है। जो आंगनबाड़ियां ग्रामीण पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनको और सक्षम बनाने की बात, सक्षम आंगनबाड़ी बनाने की बात की गई है। इसको कैसे समझा जाए सर? नहीं, आपने ये पॉइंट ऑलरेडी बताया कि जो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। बिकॉज जो अपन ने सबने देखा कि लास्ट ईयर जो काफ़ी सारे जो अपने हेल्थ सेक्टर में डेफिशिएंसीज सामने आई थी जब कोविड वेव के टाइम पे, तो उसको कवर अप करने के लिए ऑफ कोर्स लास्ट आप ऐसे देखें तो लास्ट 2 साल में गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट हेल्थ में ही किया है। इनफैक्ट मेजर फोकस हेल्थ में ही रहा है। तो उसी को ये आई थिंक एक फर्दर स्टेप है थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करने के लिए। सेकेंडली आपने जो दूसरा मेंटल हेल्थ की बात कही, वो भी एक मतलब एक तरीके से आप समझ एक नया इशू है जो कि देखा गया है लास्ट 1 to 2 years में, जो ये अनएक्सपेक्टेड महामारी का जो सिचुएशन हुआ था जिसके चलते। तो ये भी एक अच्छा मूव है कि जिससे कि लोगों को ये देखा गया है कि लोगों को इस टाइप की हेल्प की ज़रूरत है। हाँ। तो अभी ऑफ कोर्स इतने डिटेल्स नहीं मेंशन किए गए थे, बट आई एम श्योर इस टाइप की पॉलिसीज़ आएंगी जिससे कि ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा और ये जो इश्यूज़ हैं जो कि पहले अपन इतना इनके बारे में डिस्कस नहीं करते थे, वो इश्यूज़ अब निकल के सामने आ रहे हैं और उन्हें टैकल करने के लिए एक नया मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता था, सर ने जो बात कही
कि मेंटल हेल्थ जो है ये अब एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। हमारे यहाँ परसेप्शन जो मेंटल हेल्थ का है वो ऐसा है कि हम उसको रिवील नहीं करते मेंटल हेल्थ को। और ख़ास करके जैसा सर ने कहा कि इस महामारी में जिस तरह से नौकरियां गई, आमदनी घटा, तो हमारा जो एक मेंटल हेल्थ जो है वो एक एवरेज सबका एक किसी ना किसी रूप में वो किसी ना किसी लेवल तक बीमार हुए, तो उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। तो ऐसे में सब अगर ना जा पाए तो टेलीमेडिसिन के थ्रू अगर अपना वो ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये एक तरह से जो 4 पिलर की जो बात हम कर रहे थे उसमें प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की जो बात कही, तो ये एक तरह से उससे भी जुड़ता है। प्रोडक्ट जब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी। सर एक चीज़ और मनीष जी आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे कि राज्यों को जो पैसा मिलता है केंद्र से, जो कलेक्शन होता है राज्यों के द्वारा और फिर केंद्र सरकार जो राज्यों को उनका शेयर देती है, उसको बढ़ाने को लेकर भी केंद्र की सरकार लगातार हर बजट में प्रावधान करती आ रही है। और पिछले बजट में भी हमने देखा था उस रेशो को बढ़ाने का काम किया था। इस बजट में भी अगर देखें तो पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को जो वित्तीय सहायता की जो स्कीम्स हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर पैसा बढ़ाने की बात की गई है। इसको कैसे समझें, राज्यों को संबल देना? केंद्र सरकार जो है अपने पैसे जो है राज्यों को 2 तरीके से देती है, स्कीम्स के जरिए देती है। कुछ स्कीम्स जो है फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं, कुछ स्कीम्स में शेयर बटे रहते हैं कि उसमें कितना कुछ प्रतिशत जो निवेश है वो राज्य सरकार का हुआ, कुछ प्रतिशत निवेश जो है केंद्र सरकार का हुआ। ये स्कीम टू स्कीम डिफर करता है। और दूसरा जो पैसा अनुदान के रूप में, लोन के रूप में, या फिर उनके जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको मीटअप करने के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। इस बार जो इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए की जो एलोकेशन की बात की गई स्टेट को, कि जिससे कि वो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी है, जो स्टेट की इकोनॉमी है, उसको कैसे वो कैपिटलाइजर के रूप में उपयोग कर सके। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 50 साल के लिए दिया जा मैक्सिमम 50 साल तक के लिए दिया जाएगा और वो भी इंटरेस्ट फ्री रहेगा। और नॉर्मल बोरोइंग जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो पहले नॉर्मल बोरोइंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से करती थी वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा फिर ये इंटरेस्ट फ्री 50 वर्षों तक के लिए, ये एक बड़ा विजनरी अप्रोच है। और जो समय की मांग भी थी और जो सेंट्रल स्टेट जो डिस्प्यूट होता है रिसोर्सेज को लेकर के। सर मैं रोकना चाहूंगा आपको, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको उनको सुनाते हैं। ये बजट देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री को कोटिशा धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने देश की प्रगति के लिए नौजवानों को, किसानों को, युवाओं को, और खास करके जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, इस विभाग में ग्रामीण विकास के लिए, चाहे ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, इन सारी योजनाओं को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा टारगेट दिया है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। ये एमएसएमई के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में ही, और प्रधानमंत्री के विजन को किस तरीके से अगले 25 साल में पूरा करना है उसको इस बजट से जोड़कर देख रहे थे। मीर जी, मैं अगर टैक्सेस को लेकर आपसे बात करूं तो उसमें कई सारे प्रावधान या कई सारे सुधार की बात सरकार ने इस बजट में की है। जैसे गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर कर सकने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा बात की जाए तो बार बार की अपील से निजात पाने के लिए मुकदमेबाजी का बेहतर प्रबंधन करने की बात की गई। हमने इससे पहले के बजटों में भी देखा है कि ट्रांसपेरेंसी के चलते फेसलेस एनालिसिस जो है उसकी बात भी सरकार कर रही थी। आप लोग तो इंडस्ट्री से आते हैं सर, और अच्छे खासे टैक्स पेयर्स भी हैं, इंडस्ट्री के लिहाज से भी समझे तो देश को एक अच्छा खासा कर भी देते हैं, और इन तमाम चीज़ों से आप लोग 2-4 होते रहते होंगे सर, कितनी बड़ी राहत इससे मिलेगी? नहीं, आई वुड से कि अभी इसको आई वुड से इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह का जो इनका ऑब्जेक्टिव रहा है उसकी तरफ, क्योंकि इसमें एक तरीके से वो ट्रस्ट डेवलप किया जा रहा है इंडिविजुअल टैक्स पेयर के साथ, कि बाई चांस आपने अगर कुछ आपके जो जैसे टैक्स कैलकुलेशन में अगर इधर कुछ डिक्लेयर करना रह गया है आपसे, तो उसका आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप उसे करेक्ट करें रादर देन कि आपको पीनलाइज करें।
तो आई वुड से ये एक फ्रेंडली स्टेप है आपको, मतलब टैक्स पेयर की तरफ, मतलब एक सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल एक ट्रस्ट डेवलप करने का स्टेप है रादर देन। सो एक तरीके से आप इसे एक पॉजिटिव स्टेप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट रीच आउट कर रही है लोगों से कि वो अपने जेन्युइन रिटर्न्स फाइल करें, और बाय चांस किसी से गलती भी हो गई हो तो अननेसेसरी उसको सुधार का मौका मिल रहा है, वो लिटिगेशन वगैरह में नहीं जाएंगे। आप मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली आप जाके दे सकते हैं, विद इन 2 years तक आपको टाइम मिल रहा है कि बाय चांस कोई ऐसी इनकम आपने अगर डिक्लेयर नहीं, तो ये एक तरीके से आई वुड से एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज, ट्रस्ट बढ़ाने को लेकर ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज। मनीष जी आप कुछ कह रहे थे? मैं इसमें यही कहना चाहता, जो मैं स्टेबलाइजेशन होना चाहिए टैक्स लिमिट, हर 1 साल 2 साल में बदलने से टैक्स पेयर्स के ऊपर भी उहापोह की स्थिति हो जाती है। स्टेबलाइजेशन रहता है, हमको ये देखना कि हमारा टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो निसंदेह आप पिछले 4-5 वर्षों से देखेंगे तो हमारा जो टैक्स, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से या डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, वो बढ़ रहा है। टैक्स बेस बढ़ाने से जो है वो हमारा बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ और रिएक्शन सब हमारे सामने आ रहे हैं इस बजट को लेकर, आइए आपको वो सुनाते हैं। सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र पर आधारित यह बजट है। साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्गों का ख्याल इसमें रखा गया है। के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज़ होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा योगदान रहा है, उसको नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। और मैं मानता हूँ कि जो सप्लाई चेन है उसके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है और आने वाले समय में आने वाली नए सिरे की जो चुनौतियाँ हैं उनको पहले से ही इसमें समाधान दिया है। और इसलिए 2021-22 और 22-23 दोनों बजट की जो निरंतरता है ये अभिनंदनीय है। और हमारा देश का परिस्थिति को देखते हुए आज के दिन में इससे बढ़िया बजट हो ही नहीं सकता है। और हर सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर एरिया और मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए सबसे बढ़िया इंक्लूसिव बजट इस बार देखने को मिला। मैं निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि पिछले बजट से इस बजट को अगर कंपेयर करने जाएं तो अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से ग्रोथ इस बजट में की गई है। तो अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जाए, एनएचएम के क्षेत्र में, तो 34,947 करोड़ रुपए जो है वो पिछली बार सरकार ने एलोकेट किए थे, उसमें से 37,800 करोड़ रुपए जो है वो इस बार बढ़ा के सरकार इस बार खर्च करने जा रही है। जल जीवन मिशन की बात की जाए तो जहां 2021-22 में सरकार ने 45,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जल जीवन के लिए रखा था, में अब इस बार 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार जल जीवन मिशन के लिए सरकार रख रही है। नेशनल एजुकेशन मिशन की अगर बात की जाए तो 2021-22 में जहां 30,796 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए थे, वहीं इस बार 39,553 करोड़ रुपए जो है वो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जाए तो पिछले बजट में जहां 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए सरकार ने, वहीं इस बार सरकार 19,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में
में खर्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान योजना की बात की जाए तो पिछली बार जहां सरकार ने 67,500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी, वहां इस बार 68,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक सबसे बड़ी जिसे कहें कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सरकार का, उसमें 5,000 करोड़ रुपए पिछली बार के बजट में सरकार ने आवंटित किए थे, उसमें से 64,000 करोड़ रुपए जो है वो इस बार सरकार ने आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अगर बात की जाए तो 7400 करोड़ रुपए 7,400 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने पिछली बार आवंटित किए थे, तो उसमें 10,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में तय किए हैं। तो ओवरऑल इस बजट को समझने की कोशिश करें तो यह बजट हर वर्ग का बजट माना जा रहा है, गरीब मध्यम वर्गीय का बजट माना जा रहा है, और इस बजट को अगले अमृत काल का यानी कि अगले 25 सालों का पूरा ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीर मर्चेंट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों के बातों से निकलकर यह जरूर पहुंचा होगा कि यह बजट किस वर्ग को किस तरीके की राहत दे सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।